हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। कल हमने आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था कि सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में रासायनिक पदार्थों के सरफेस पर कौन सी घटनाएं होती हैं। 3 घटनाओं के बारे में हमने आपको बताया था, अधिशोषण, अवशोषण और शोषण। अब इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण की घटनाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला अधिशोषण होता है जिसे हम कहते हैं भौतिक अधिशोषण या फिजिकल एडजॉर्प्शन, और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण या इसको हम केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब हम दोनों प्रकार के अधिशोषण के बारे में स्टडी करेंगे। इनका इंट्रोडक्शन भी आपको इसी में मिलेगा, और अगर आप चाहें इनमें अंतर भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने इसको व्यवस्थित किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन या भौतिक अधिशोषण के बारे में। भौतिक अधिशोषण वह होता है जिसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मध्य में भौतिक बल या वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं। कौन से बल? एडजॉर्बेट व एडजॉर्बेंट के मध्य में भौतिक बल या वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं। जबकि रासायनिक अधिशोषण में एडजॉर्बेट व एडजॉर्बेंट के मध्य कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी बंध होता है। दूसरा है भौतिक अधिशोषण एक दीर्घ परास व्यवस्था होती है। अधिक मात्रा में अधिशोषण की क्रिया हो सकती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक लघु परास व्यवस्था होती है। अर्थात यह अधिशोषण सीमित मात्रा में हो सकता है, जितना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पदार्थ के सरफेस पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय व्यवस्था होती है। कहने का मतलब होता है कि जो वान डेर वाल्स बल होते हैं वो निश्चित संख्या में उपस्थित नहीं होते हैं। इसलिए जब एक बार अधिशोषण हो जाता है तो कुछ वान डेर वाल्स बल अभी भी उपस्थित होते हैं, इसलिए दूसरे लेयर पर एडजॉर्प्शन होता है। अगर और भी उपस्थित हैं तो तीसरे लेयर पर भी एडजॉर्प्शन होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सरफेस पर उपस्थित होते हैं वो सभी एक बार में सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। इसलिए रासायनिक अधिशोषण सिंगल लेयर व्यवस्था होती है या एकल परतीय व्यवस्था होती है। भौतिक अधिशोषण जो होता है ये सामान्य ताप पर होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर होता है। कारण जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है सरफेस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा अधिशोषण होता है। यही कारण होता है कि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। भौतिक अधिशोषण सामान्य प्रकृति का होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का होता है। भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है, अर्थात पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर आसानी से जुड़ सकता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है। इसलिए जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है तो रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ जाता है, इसलिए इसमें अधिशोषण ऊर्जा का मान अधिक होता है। भौतिक अधिशोषण की प्रकृति उत्क्रमणीय होती है। बच्चों, उत्क्रमणीय का मतलब होता है अगर कोई पदार्थ सतह पर अधिशोषित हो गया तो ताप बढ़ाने पर वो सतह को छोड़ सकता है, फिर से वो अधिशोषित हो सकता है। तो इसलिए पदार्थ का अधिशोषण भी हो सकता है, डिजॉर्प्शन भी हो सकता है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था को जहाँ पर एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों हो सकते हैं उसको हम फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन की प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है। एक बार जो पदार्थ सतह पर अधिशोषित हो जाता है हम उसको आसानी से उसी कंडीशन में हटा नहीं सकते या डिजॉर्प्शन नहीं कर सकते। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊर्जा का मान कम होता है।
इसका मान लगभग 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊर्जा का मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊर्जा का मान अधिक होता है और इनका मान लगभग 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि अधिशोषण की घटनाएं दो प्रकार की होती हैं। अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मध्य में वान डेर वाल्स बल होता है, हम ये कह सकते हैं कि वह अधिशोषण जिसमें एडजॉर्बेंट की सतह पर वान डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं उसको हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। वह अधिशोषण जिसमें एडजॉर्बेंट की सतह पर वान डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं भौतिक अधिशोषण कहलाता है। वह अधिशोषण जिसमें एडजॉर्बेंट की सतह पर कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है उसको हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कि अधिशोषण के प्रकार पढ़ेंगे। भौतिक अधिशोषण क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों में अंतर को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हम लोग इसी में देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिस्ट और कैटालिसिस, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उत्प्रेरण की खोज किया किसने था। उत्प्रेरण की खोज करने का श्रेय सबसे पहले दिया जाता है जॉन्स जैकब बर्जीलियस। जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने 1835 में उत्प्रेरण की खोज किया था। उत्प्रेरण की खोज जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने 1835 में किया था और इन्होंने इस खोज के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया था। इन्होंने देखा कि जब पोटेशियम क्लोराइड को 240 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में इसका अपघटन हो जाता है। ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे निकलती है, लेकिन उसी में जब इन्होंने देखा कि अगर यही रासायनिक अभिक्रिया हम मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 की उपस्थिति में कराते हैं तो MnO2 स्वयं अपरिवर्तित भी रहता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन के निकलने की दर 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। अर्थात पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। इस आधार पर बर्जीलियस ने डिफाइन किया कि वे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रियाओं की दर प्रभावित होती है उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रियाओं की दर परिवर्तित होती है उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा ऐसी घटनाओं को ही हम उत्प्रेरण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्प्रेरण का वर्गीकरण मुख्य रूप से हम 3 आधार पर करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था किस तरह की है इसके आधार पर पहला वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया की दर के आधार पर। और तीसरा वर्गीकरण होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन, प्रेरण के आधार पर। तो जो सबसे पहला वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, इसके आधार पर उत्प्रेरण को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है जिसे हम कहते हैं होमोजीनियस
कैटालिसिस और दूसरा है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो बच्चों, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को दो वर्गों में विभाजित करते हैं, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। अभिक्रिया की दर के आधार पर उत्प्रेरण को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस और दूसरा है नेगेटिव कैटालिसिस। तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग के आधार पर उत्प्रेरण को कितने वर्गों में विभाजित करते हैं? दो, धनात्मक उत्प्रेरण और ऋणात्मक उत्प्रेरण। ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन, प्रेरण के आधार पर भी उत्प्रेरण को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है जिसको हम कहते हैं ऑटो कैटालिसिस या स्व उत्प्रेरण और दूसरा है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस या प्रेरित उत्प्रेरण। तो बच्चों, एक बार फिर से देखो, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो तरह का होता है, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। अभिक्रिया के वेग के आधार पर उत्प्रेरण दो तरह का होता है, धनात्मक उत्प्रेरण और ऋणात्मक उत्प्रेरण। प्रेरण के आधार पर उत्प्रेरण स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। तो ये रहा उत्प्रेरण का वर्गीकरण। अब इसी के साथ में हम लोग एक उत्प्रेरण को देखते हुए चलते हैं, क्या होता है और किन किन माध्यम में ये उपस्थित होता है। सबसे पहला उत्प्रेरण है जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस या समांगी उत्प्रेरण। वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है। वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहला लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस या शीश कक्ष विधि जिसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और इसमें जो उत्प्रेरक होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड में भी देखिए बेटा, इसकी भी भौतिक अवस्था गैस होती है, इसकी भी भौतिक अवस्था गैस है, इसकी भी भौतिक अवस्था गैस है। तो ये दोनों हो गए अभिकारक, भौतिक अवस्था गैस। ये हो गया उत्प्रेरक, इसकी भी भौतिक अवस्था गैस। तो उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की भौतिक अवस्था गैस है, इसलिए ये समांगी उत्प्रेरण है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एस्टर हाइड्रोलिसिस या एस्टर का जलघटन। इसमें हम ले लेते हैं एथिल एसीटेट CH3COO C2H5। ये है एथिल एसीटेट का जलीय विलयन। इसमें हम जल मिलाते हैं और इसमें उत्प्रेरक प्रयोग में लाते हैं डाइल्यूट H2SO4 और इससे बनता है CH3COOH प्लस
C2H5OH। तो एस्टर जलीय अवस्था में है, इसकी भी भौतिक अवस्था है लिक्विड। जल भौतिक अवस्था में होता है, ये भी है लिक्विड। और H2SO4 उत्प्रेरक है, इसकी भी भौतिक अवस्था है लिक्विड। तो जब ये दोनों द्रव अवस्था में है वो भी ये समांगी प्रावस्था होती है। तीसरा एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं, शुगर हाइड्रोलिसिस, शर्करा का जल अपघटन। और शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। यह है सुक्रोज। इसमें जल मिला दीजिए और जल जब मिलाते हैं तो ये भी डाइल्यूट H+ या H2SO4 की उपस्थिति में होती है और इससे बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज, ये होता है फ्रक्टोज। इसकी भी ये उत्प्रेरक है, इसकी भी भौतिक अवस्था लिक्विड है, इसकी भी भौतिक अवस्था लिक्विड है, इसकी भी भौतिक अवस्था लिक्विड है, क्योंकि ये जलीय विलयन में लिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें भी अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था द्रव है, समान है, इसलिए ये भी समांगी उत्प्रेरण है। तो समांगी उत्प्रेरण क्या हुआ? वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है, समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। लेड चैम्बर प्रोसेस में अभिकारक और उत्प्रेरक गैसीय अवस्था में है। एस्टर हाइड्रोलिसिस में एस्टर जल और उत्प्रेरक लिक्विड प्रावस्था में है। शुगर हाइड्रोलिसिस में शुगर, वाटर और कैटालिस्ट ये तीनों लिक्विड प्रावस्था में है। तो अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान है, इसलिए इस प्रकार की घटना या इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं।